हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमें 1 से लेकर 3 तक आंसर की जो आंसर हैं वो गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसके लिए वन वर्ड देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डिकेड, सेकंड सेंचुरी, मिलेनियम एंड क्वाड्रिनियल। तो देखो डिकेड जो होता है उसे कहते हैं लाइफ टाइम पीरियड ऑफ ए 10 ईयर। 10 ईयर के टाइम पीरियड को डिकेड कहते हैं। और सेंचुरी जो है वो 100 ईयर के टाइम पीरियड को कहते हैं। मिलेनियम जो होता है ये 1000 ईयर का टाइम पीरियड होता है। और क्वाड्रेनियल 4 ईयर का होता है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। आपका आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी हुई लाइफ हिस्ट्री को क्या कहते हैं? जैसे तुम हो, तुम्हारी स्टोरी खुद लिखो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ऑटो बायोग्राफी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब स्वयं, बायोग्राफी मतलब लाइफ हिस्ट्री। तो ऑटोग्राफी का मतलब ही क्या होता है? स्वयं द्वारा लिखी हुई लाइफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अदर। जो दूसरों के द्वारा लिखी हुई स्टोरी होती है या लाइफ हिस्ट्री होती है, मतलब किसी के जीवन की किसी और के द्वारा लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बायोग्राफी। यानी कि जैसे कि तुम्हारी स्टोरी कोई ऑथर लिखे तो उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। इसमें करेक्शन करने के बाद में आपको आंसर करना है। तो हिंदी इज ईजियर टू इंग्लिश, तो हमें इसे करेक्ट आंसर बनाना है। तो देखो हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन किया हुआ है तो कंपैरेटिव सेंटेंस है। तो कंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा देन का यूज होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हिंदी इज ईजियर देन इंग्लिश। अनिल इज मोर वाइजर देन सुरेश। तो यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन किया हुआ है, बट एक साथ दो एडजेक्टिव का यूज किया है। अनिल इज मोर वाइजर देन सुरेश। तो अपन जब भी ई आर या ई एस टी जैसे बाइजर या बाइजेस्ट आए तो वहाँ पे मोर का यूज नहीं करते हैं। हमेशा ओनली एक ही एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा अनिल इज बाइजर देन सुरेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्ट बाइजर यूज किया हुआ है। मोस्ट बाइजर, यहाँ बाइजेस्ट, मोस्ट बाइजेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। तो देखो रमा सेड टू अर्जुन गो अवे। देखो यहाँ पे जो गो अवे है यहाँ जाने को कहा है, यानी ऑर्डर ऑर्डर दिया है कि यहाँ से जाओ। रमा कहते हैं अर्जुन को कि यहाँ से जाओ। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को ऑर्डर के अंदर चेंज करना होता है। ऑर्डर्ड। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेड टू को अपन चेंज करेंगे ऑर्डर के अंदर। एंड गो अवे है, यहाँ पे कभी भी डेट का यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो गो अवे से पहले टू प्लस वर्ब जैसा का जैसा है बेस फॉर्म में।
जो भी दिया हुआ है सेट टेस्ट के अंदर वो यूज होता है। तो सेट टू को अपन ऑर्डर में चेंज कर देंगे, देन गो अवे से पहले टू का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रमा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। अब बात करते हैं, देखो ही सेड टू मी यू अलोन कैन सेव हर। सातवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने मुझसे कहा यू अलोन कैन सेव हर, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। तो इसमें जो सेड टू है उसका रूल होता है सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो टोल्ड सबके अंदर दिया हुआ है, यू यानी उसने मुझसे कहा, तो इसमें मैं का सेंटेंस आ रहा है तो यू को हम किस में चेंज कर देंगे, आई में। तो आई देखो 1 2 3 में आ रहा है। और जो कैन है सेड, देखो सेंट टेंस कौन सा है, सेड टू, पास्ट में है तो कैन को हमेशा कुड में चेंज करते हैं। तो कुड किस में है, इसमें और इसमें। तो ही टोल्ड मी that I alone could save her। इसमें दोनों सेम दे दिए हैं तो आंसर सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। that I alone could save her। तो हर तो सेम का सेम ही रहेगा, बस ओनली सेड टू को अपन किस में टोल्ड में चेंज करेंगे, यू को आई में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी। टोल्ड टू नहीं आएगा, इसमें ये गलत हो गया है। हाँ, तो इसका सी आंसर तो गलत हो जाएगा, ओनली डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें कह रहा है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। आस्क्ड इसमें है, आस्क्ड इसमें है। मी की जगह ऑब्जेक्ट तो वहीं की वहीं रहेगा, और व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें जो आर है, अब उसने कहा तो ये पास्ट में है तो इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, वॉज में। और यू मतलब उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो यू को भी अपन किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अपन को यहाँ पे एक पैसेज दिया है, ये अपन को रीड करना है और इसमें से इन क्वेश्चंस के 9 to 13 अपन को आंसर करने हैं। तो देखो ये आपको खुद को पढ़ना है और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी 9 to 13 दिए, लेकिन मैंने ये पढ़ लिया है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड। माइजर ने गोल्ड के लंप को कैसे खरीदा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, वंस देयर वाज ए माइजर वू सोल्ड ऑल हिज पोजीशन। ये देखो विद मनी वॉट ए ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड, यानी कि उसने सोल्ड, यानी बाई सेलिंग ऑल ही हैड, बेच करके उसने अपना सारा पोजीशन बेच करके गोल्ड को खरीदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन गार्डन। गार्डन में बहुत सारा टाइम क्यों स्पेंड करता था माइजर। तो देखो उसने ना क्या बोलते हैं, गोल्ड खरीदा और उस गोल्ड को उसने डग ए डीप होल एट द एज ऑफ द गार्डन एंड देयर ही बरीड हिज गोल्ड। तो इसमें आपको पता चलेगा जब आप इसमें अंदर पढ़ोगे कि उसने क्या किया था, माइजर ने अपना जो गोल्ड था वो गार्डन में छुपा रखा था। इस वजह से वो गार्डन के अंदर अपना उस गोल्ड को चेक करने के लिए जाता था। तो यहाँ पे टू कीप एन आइज ऑन हिज हिडन ट्रेजर, यानी कि उसने अपने जो गोल्ड को छुपा रखा था ना उस पे नज़र रखने के लिए जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर। ठीक है, जब आप ये
पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब 11 क्वेश्चन की बात करें, वाई वूम हैज बाज द गोल्ड स्टोलन, बाई वूम वॉज द गोल्ड स्टोलन, मतलब गोल्ड को किसने चुराया था। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जब माइजर फाउंड हिज गोल्ड वॉज गॉन, देखो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ द नाइट वेन द माइजर वॉज फास्ट स्लीप द वर्कमैन क्रेप्ट इनटू द गार्डन एंड स्टॉल द लंप ऑफ गोल्ड। यानी कि जो माइजर का गोल्ड था वो किसने चुराया था, वो चुराया था उसके वर्कमैन ने। किसने चुराया था, उसके वर्कमैन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, द नेवर एडवाइज द माइजर टू पुट ए स्टोन इन द होल बिकॉज, मतलब कि नेवर ने ऐसे एडवाइस क्यों दी कि तुम्हें मतलब अपना जो गोल्ड है वो स्टोन के अंदर छुपा देना, रख देना चाहिए। क्योंकि जो नेवर, उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि माइजर का जो नेवर था उसको पता था कि जो गोल्ड है माइजर कभी यूज नहीं करने वाला, तो उसको उसमें गोल्ड में और स्टोन में कोई फर्क नहीं पता। तो द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, हेंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब पत्थर और गोल्ड में उसको कोई डिफरेंस नहीं पता था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही चीज़ें बराबर होने वाली थी, गोल्ड भी और पत्थर भी, क्योंकि वो उसे कभी यूज ही नहीं करता, तो वो उसके किस काम का। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देन द नेवर सेड प्रे टू स्टॉप यू बीपिंग, गो एंड फाइंड ए स्टोन, प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन डैट इट इज योर लंप ऑफ गोल्ड। तो उसने स्टोन को वहाँ पे रखने के लिए बोला और इमेजिन करने को बोला कि ये लंप ऑफ गोल्ड है, क्योंकि उसके नेवर को पता था कि माइजर है वो कभी गोल्ड को यूज नहीं करेगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। तो इस पूरी की पूरी कहानी में माइजर और उसके गोल्ड के बारे में बात की हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द माइजर एंड हिज गोल्ड, क्योंकि पूरी स्टोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइजर और उसके गोल्ड के बारे में ही बताया गया है, तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है माइजर पे और उसके गोल्ड को इंडिकेट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 to 16 की बात करें, चूज द सेक्शन विद एन एरर, इफ नो एरर चूज डी, यदि कोई एरर नहीं है तो डी को चूज करो, वरना मतलब एरर को बताओ। तो देखो, गोपीज हाउस इज बिग देन सोमूज हाउस, नो एरर। तो इनमें से देखो क्या चीज गलत है यहाँ पे, ये जो चीज है ना, इज बिग देन, ये गलत है। कभी भी दो चीज़ों में कंपेयर किया जाए तो हमेशा हम कंपैरेटिव सेंटेंस में ईआर या ईआर का ही यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिग देन की जगह पे बिगर आएगा, क्या आएगा, बिगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोपीज हाउस इज बिगर देन सोमूज हाउस। तो इसको अपन यदि करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, गोपीज हाउस इज बिगर देन सोमूज हाउस। ठीक है, अब बात करते हैं, अबुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉय। तो इसमें बहुत सारे में से किसी एक को बताया गया है। तो यहाँ पे अबुल को बहुत सारे बॉयज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया। जब भी कोई मतलब सब एक ग्रुप में से सबसे ज़्यादा या सबसे कम या सबसे बड़ा या सबसे छोटे की बात की जाए ना, तो एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, EST का
जैसे कि स्मॉल या स्ट्रॉन्ग कुछ भी दिया हो, उसके पीछे क्या लगाएंगे अपन, EST का यूज करते हैं, EST। तो स्ट्रॉन्ग बॉय की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा, अबोल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ही विल हैज बिल्ट ए हाउस। अब कभी भी फ्यूचर, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसके अंदर विल हैज की जगह पे आएगा विल हैव। तो ही विल हैव बिल्ट ए हाउस। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, विल के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे ये जो 17 में दिया है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, ये एक इडियम है। तो इडियम क्या बोलते हैं हिंदी में, मुहावरे। मुहावरे का एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे ए मैन ऑफ स्ट्रो, तो ए मैन ऑफ स्ट्रो का यहाँ मुहावरे का अर्थ होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पावर हो, ना इम्पोर्टेंस हो, ना वैल्यूज हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, एक खोखले इंसान, उसको कहते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहेंगे, ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस को ए मैन ऑफ स्ट्रो कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है यहाँ पे इग्नोर करने से, यानी कि कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू इग्नोर, टू इग्नोर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, दिस हाउस डैश इन 1970 बाई माई ग्रैंडफादर। मतलब कि मेरा जो मकान है 1970 में मेरे दादाजी के द्वारा बनवाया गया था। तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो पास्ट टेंस के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे वॉज विल्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा होगा इसमें, वॉज विल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वी डैश फॉर एग्जामिनेशन सिंस यस्टरडे, यानी कि कोई काम स्टार्ट हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है। तो हमेशा ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसके अंदर हमेशा किसका यूज किया जाएगा, हैज या हैव बीन और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो देख लो इसके अंदर कहाँ पे है, तो बी के साथ हैव का यूज होता है, हैव इसमें है और इसमें है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैव बीन, बीन इसमें है बट इसमें नहीं है, और वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी इसमें है बट इसमें नहीं है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हैव बीन प्रेपरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से BSTC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।